सो चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फाइनली अब हम डिस्कशन जो करेंगे आज की क्लास में, ये बेसिकली आपको डील करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट्स जो जीएसटी में आते हैं। आप जानते हैं जीएसटी वैसे तो हर दिन ही अमेंडमेंट का है, लेकिन फिर भी आईसीआई ने एटलीस्ट इतना रिलैक्सेशन आपको दिया है कि एग्जाम से कुछ महीने पहले तक के ही अमेंडमेंट्स आते हैं। तो सितंबर के लिए रेलिवेंट डेट कब तक की है? 28 फेब। तो 28 फेब तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे अमेंडमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्यूटरी अपडेट अब एक जगह एक साथ चैप्टर वाइज आपके लिए मैंने ये कर दिए हैं। करेक्ट, शॉर्ट प्रिसाइज इस तरीके से है। तो आज के अभी इस क्लास में अपना डिस्कशन एक्सक्लूसिव उन अमेंडमेंट्स को लेकर रहेगा जो सितंबर 25 एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो आप जानते हैं इज अमेंडेड अप टू 28 फेब 2025। तो 28 फेब 25 ये आपका कट ऑफ डेट है। चेंजेस तो उसके बाद भी आए हैं, लेकिन इतने एडवांस आपने नहीं हो जाना है। अनलेस आपका मन सितंबर 25 के बाद का कोई अटेम्प्ट देने का हो तो बात अलग है, वैसा लगता नहीं। तो इसलिए हमने अमेंडमेंट जो देखना है वो केवल 28 फेब तक के जो हो चुके हैं, जो इफेक्टिव हो चुके हैं, उनको देखना है। करेक्ट। नीडलेस टू रिमाइंड, अगर आपने रेगुलर क्लास ली है मुझसे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अपनी क्लास के दौरान ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि क्लास में जो अपन ने पढ़ा वो एक तरीके का अमेंडेड पोर्शन ही था। बट बेयरिंग कुछ टॉपिक मान लो अपना खत्म हो गया था और उस टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट बाद में आया, तब ऐसा जो भी था शुरू से लेके आखिरी तक ये सब वन शॉट वन गो में अपन इस अमेंडमेंट को देख रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे अमेंडमेंट जो है ये पूरा टॉपिक वाइज है, वन बाय वन चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पहला चैप्टर तो आप जानते थे सप्लाई इंट्रोडक्शन का था। इंट्रोडक्शन पे एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं। दूसरा आपने देखा था सप्लाई। तो सप्लाई जो आपने पढ़ा वही है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट्स एज सच नहीं है। जितने सर्कुलर्स देखने थे वो सारे सर्कुलर्स हमने ऑलरेडी सप्लाई चैप्टर किया वहीं पे देख लिए थे। तो अब आया चार्ज। चार्ज की जब अपन बात करते हैं तो चार्ज के अंदर दो एरियाज आपके डिस्कस करने के थे। एक था चार्जेबिलिटी सेक्शन 9 की और दूसरा था कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 का। 9 में भी अलग अलग तरीके की चार्जेबिलिटी होती थी, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और ई कॉमर्स ऑपरेटर की टैक्सेबिलिटी। तो यहाँ पे जो अपन ने देखना है वो अमेंडमेंट जो आया वो किसको लेके आया? अमेंडमेंट आया रिवर्स चार्ज को लेके एज एक्सपेक्टेड। तो अब रिवर्स चार्ज की जब हम बात करते हैं तो अमेंडमेंट्स इन द लिस्ट विच आर नोटिफाइड सर्विसेज। तो जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं जहां पे टैक्स ऑन विच इज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। तो किसमें टैक्स? रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करेगा। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट आए? अमेंडमेंट था 16 जनवरी 25। तो इफ यू कुड रिमेंबर, दिस अमेंडमेंट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड बाय अस इन आवर क्लास। करेक्ट। तो वो जो अमेंडमेंट आए थे दो एंट्री को लेके आए थे, एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5 AB। करेक्ट। एंट्री नंबर 4 की जब अपन बात करते हैं तो एंट्री नंबर 4 में किससे रिलेटेड था? स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप पे रिवर्स चार्ज अभी तक कैसे लगता आया था? उसमें हम देखते थे कि सर्विस प्रोवाइडर कोई भी पर्सन हो, सर्विस रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म है तो इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये आज तक होता आया है। पास्ट के जितने भी एग्जाम देखेंगे सजेस्टेड आंसर आपको यही मिलेंगे। करेक्ट। पर फिर चेंज क्या आया? चेंज यही आया कि अब जो ऐड हुआ उसमें ऐड क्या हुआ? ऐड हैज बीन हाईलाइटेड फॉर यू। करेक्ट। तो अमेंडमेंट क्या आया कि अब सर्विस प्रोवाइडर में डाल दिया गया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब अब वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो दे रहा है सर्विस प्रोवाइडर, अगर वो कंपनी है, अगर सर्विस प्रोवाइडर इज द कंपनी, तो आप जानते हैं अब वो रिवर्स चार्ज का केस विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जनवरी 25 नहीं रहेगा। इसका मतलब नाउ इट इज फॉरवर्ड चार्ज। तो इसका मतलब अब इस पे रिवर्स चार्ज कैसे लगेगा? तो आपने देखना है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। स्पॉन्सरशिप की सर्विस जब बात करते हैं तो अब सर्विस प्रोवाइडर जो है, करेक्ट, वो कौन होना चाहिए? पहले आप चेक कर रहे हैं अगर वो सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस रिसीवर, सर्विस रिसीवर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर ऐसे केसेस में आप देखते हैं दिस इज अ केस ऑफ आरसीएम। और आरसीएम है तो इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर वही स्पॉन्सरशिप की सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर जो है अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर सर्विस रिसिपिएंट
एनी पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करेक्ट। नाउ दिस विल बी द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज का केस बन जाएगा, और फॉरवर्ड चार्ज का केस बन गया तो इट इज द बॉडी कॉर्पोरेट हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा अनलेस स्पॉन्सरशिप से जुड़े हुए जो एग्जेम्पशंस आपने पढ़े थे, तो वो अगर एग्जेम्पशन है, जैसे आप स्पॉन्सरशिप इवेंट्स की करते हैं, अब मैं सारे टॉपिक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि अगर आप स्पॉन्सरशिप किसकी कर रहे हैं, कोई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, करेक्ट, कोई ऐसे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी की, तो सब बात अलग है जिन पे एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, बट अदरवाइज ये केस है फॉरवर्ड चार्ज का, करेक्ट। तो पहला अमेंडमेंट हो गया। दूसरा अमेंडमेंट आया विद रिस्पेक्ट टू 5AB। 5AB एक एंट्री आप जानते हैं जो इंसर्ट हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर 24। उसमें बेसिकली जब अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को किराए पे दिया जाता था तो रिवर्स चार्ज डाला गया था। तो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का रेंटिंग जो है उसका रिवर्स चार्ज 5A में है, इसका रिवर्स चार्ज मतलब उसका 5AA में है, इसका रिवर्स चार्ज 5AB में आएगा। 5AB में रिवर्स चार्ज, तो ये तो 24, ये खुद एंट्री 24 में ऐड हुई थी, अक्टूबर 24 में, करेक्ट। और उसमें फिर जनवरी 25 में अमेंडमेंट भी आ गया। अब अक्टूबर 24 में एंट्री क्या हुई थी, सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए था, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए था, ये बात हम पहले ही देख चुके थे। तो सर्विस प्रोवाइडर यानी जिसकी जगह है, लैंडलॉर्ड वो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो है उस पर रिवर्स चार्ज होता था, और रिवर्स चार्ज में इट वाज द रेसिपिएंट हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ये हम देखते थे, करेक्ट। अब ये तो हमने देखा था, तो चेंज क्या आया था, चेंज इसमें यही आया था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं, तो अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं तो अब मैंने एक जगह किसी से किराए में ली और वो अनरजिस्टर्ड निकला, तो अब रिवर्स चार्ज पे टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन था तो इस पॉइंट के कारण आ गई थी मेरे ऊपर, और अगर मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आ गई तो कॉन्सिक्वेंशियल कंपोजिशन डीलर भी हो तो भी क्या हो गया, रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस तो विल अप्लाई, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 चालू ही कैसे होता था, सब्जेक्ट टू 9394, करेक्ट। तो 9394 तो जैसे लगने थे वो तो वैसे ही लगने थे। तो रिवर्स चार्ज आज कंपोजिशन डीलर पे लग गया था, और कंपोजिशन डीलर इसमें अगर 18% टैक्स पे करता रिवर्स चार्ज में, तो सोचिए फिर उसको आईटीसी भी नहीं मिलता क्योंकि ही इज अ कंपोजिशन डीलर। तो अननेसेसरी का उस पे एक का कंप्लायंस बर्डन और टैक्स बर्डन बढ़ रहा था। तो क्या चेंज किया गया कि वहां पे डाल दिया गया अब रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो अदर देन जिसने कंपोजिशन स्कीम ली है। तो अगर अब जो जगह जिसने किराए पे ली है वो कौन है, वो कोई रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर है, तो वो रिवर्स चार्ज का केस नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर फिर जब लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है, अज्यूमिंग इज नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड ऑब्वियसली, तो लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट जो है वो एक कंपोजिशन डीलर है, तो उस ट्रांजेक्शन पे टैक्स ही नहीं लगेगा, करेक्ट। फिर उसमें रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको इसको रिलेट करूं तो ये पॉइंट बिल्कुल सिमिलर टू सिक्योरिटी सर्विसेज है। सिक्योरिटी सर्विस में भी आप देखते थे रेसिपिएंट जो था कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो अदर देन कंपोजिशन डीलर था। तो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस भी अगर कंपोजिशन डीलर लेता है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगता, यहाँ पे भी सेम पॉइंट उसी तरीके से ऐड कर दिया गया। तो ये दो पॉइंट्स के अमेंडमेंट थे जो आपने देखा रिवर्स चार्ज में आए थे, जो ऑलरेडी अपनी बुक में अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा क्लैरिफिकेशन आया। अब आप जानते हैं जीएसटी में ज्यादातर अमेंडमेंट जो है एक होते हैं ऐसे चेंजेस करके, दूसरे होते हैं सर्कुलर्स के थ्रू, करेक्ट। तो दूसरा आया क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन किस बात का था कि वेदर डीडीए मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे रायपुर में काम करना है तो यू हैव आरडीए, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बस ये एक उस जगह का सर्कुलर था, तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन अमेंडमेंट है तो देख रहे हैं। सवाल क्या था, कैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बी ट्रीटेड एज अ लोकल अथॉरिटी अंडर जीएसटी लॉ। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कई बार सर्विसेज देती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज रायपुर में कोई भी जगह है, मान लो अगर वो आरडीए की और आपने उससे लीज पे लिया या फ्री होल्ड कराना है तो आपको उसके कई चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अब अगर मैं आरडीए से सर्विस ले रहा हूँ, सपोज मेरा बिजनेस है, अब मैंने वो फ्री होल्ड कराना है तो मैंने आरडीए को पेमेंट किया होगा, तो सर्विस प्रोवाइडर इन दिस केस इज आरडीए, सर्विस रेसिपिएंट इज द बिजनेस एंटिटी। और इसी रिवर्स चार्ज के पॉइंट में अगर आप याद करें तो एक एंट्री आप देखते थे, एंट्री नंबर 5, जो क्या बोलता था, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी हो, अगर वो सर्विस देती है बिजनेस एंटिटी को, तो इट इज द बिजनेस एंटिटी हु इज द पर्सन लायबल टू पे
जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। फिर उसमें अदर देन आपने देखा था रेलवे, अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वेसल्स, वो सब एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वो सब आपने देखा था, इनको अलग से बाद में कवर किया गया था। करेक्ट। तो अब ये जो है, तो सवाल ये था कि क्या उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी बोलेंगे, क्योंकि अगर लोकल अथॉरिटी बोलेंगे तो फिर इट इज द बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो मतलब सवाल है उसमें टैक्स लोकल अथॉरिटी जो डीडीए है उसने कलेक्ट करके पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में, या बिजनेस जिसने वो पेमेंट किया वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करे। तो ऑब्वियसली लोकल अथॉरिटीज किसको बोलते हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, ये सब एक तरीके से उसके अंदर धीरे धीरे कवर होते हैं। करेक्ट। जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स मिले हैं, याद करिए आर्टिकल 243W में स्पेसिफिक पावर्स जिनमें उनके द्वारा किए गए काम एग्जेम्प्ट होते थे। 243W एंड 243G उसके काम हो तो 7 सबसेक्शन 2 वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर नोटिफाइड था। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या बोला गया, अब क्लैरिफिकेशन क्या आया कि लोकल अथॉरिटी जो होती है, इट हैज बीन क्लैरिफाइड क्या कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज लोकल अथॉरिटी अंडर द जीएसटी लॉ, क्योंकि जो लोकल अथॉरिटी का क्राइटेरिया होता है जो डिफाइंड है 2 क्लॉज 69 में, वो उसको मीटअप नहीं करता है। और मीटअप नहीं करता मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन है तो फॉरवर्ड चार्ज है, वो गवर्नमेंट वाले पॉइंट में नहीं आएगा। करेक्ट। तो इशू क्या था, इशू था क्या रिवर्स चार्ज का सीरियल नंबर 5 जो है उसमें क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी माना जा सकता है, क्योंकि लोकल अथॉरिटी माने तो फिर रिवर्स चार्ज का केस हो जाएगा, नहीं माने तो फिर फॉरवर्ड चार्ज का केस है। क्लैरिफिकेशन क्या आया, लोकल अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी विच इज सिमिलर टू इलेक्टेड सेल्फ गवर्निंग बॉडी, जैसे कि म्युनिसिपल कमिटी, जैसे कि आप देखते हैं म्युनिसिपैलिटी दैट इज नगर निगम, तो वो लोकल अथॉरिटी हो सकता है। डेवलपमेंटल अथॉरिटी इज नॉट लोकल अथॉरिटी एंड विच इज इंटरेस्टेड विद कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द म्युनिसिपल और लोकल फंड, उसी को लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। तो क्योंकि डीडीए हो गया, ये वहां का सर्कुलर है तो ये हर जगह ही अप्लाई हो सकता है। तो डीडीए हो गया दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी, जिसका काम है दिल्ली के डेवलपमेंट्स को देखना। करेक्ट। उसके लिए वो अगर कुछ पैसे लेती है, चार्जेस लेती है, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो रिवर्स चार्ज का केस भी नहीं है, वो नॉर्मल है फॉरवर्ड चार्ज का केस। करेक्ट। तो ये दो सर्कुलर आपने देखे विथ रिस्पेक्ट, मतलब एक सर्कुलर देखा और एक अमेंडमेंट देखा रिवर्स चार्ज वाले टॉपिक में। तो ये अमेंडमेंट्स थे विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज अंडर जीएसटी। ठीक, बोलो चार्ज अंडर जीएसटी के अमेंडमेंट्स क्लियर। ठीक। उसके बाद अगले एरिया में जब हम आते थे तो अगला एरिया था प्लेस ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई खुद ही चेंजेस हैं और उसमें भी चेंजेस हैं। अब चेंजेस क्या है, पहला क्लैरिफिकेशन, देखिए इसमें भी क्लैरिफिकेशन है, जहां क्लैरिफिकेशन मतलब कोई ना कोई सर्कुलर, तो कोई ना कोई सवाल आया होगा, उसका कोई ना कोई जवाब गया होगा। ठीक। और जो सवाल आया वैसा ही एक सवाल बना के आपके एग्जाम में छाप देगा। तो एग्जाम में आप मान के चलिए दिस अमेंडमेंट्स विल हैव वेरी रीजनेबल सिग्निफिकेंस, कि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें दो चार पॉइंट इन अमेंडमेंट्स के डाल देगा, तो उसका ट्रीटमेंट ही आपको जो आप पढ़ रहे हो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो क्लैरिफिकेशन क्या था, रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। तो सप्लायर ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स, उसमें क्लैरिफिकेशन आया। अब क्लैरिफिकेशन क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है ओडार, एक होता है ऑनलाइन मनी गेमिंग, और एक होता है ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज देने वाले लोग। ठीक। अब समझिए, जैसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ते थे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 2 क्या चीज का था, दिस वाज द जनरल रूल। और जनरल रूल में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते थे, तो सर्विस रेसिपिएंट जो है उसका स्टेटस देखते थे, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही सीधा आप प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते थे। अगर वो अनरजिस्टर्ड होता था, वेरी गुड, तो आप चेक करते थे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है या नहीं, अगर है तो वापस से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लेते थे, वरना धकार के फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर की जगह देते थे। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सर्विस के केस में जनरल रूल था जो अपन ने देखा था, ये बात हमने देखा था। उसके बाद आपने सेक्शन एक 31 भी पढ़ा था,
31 सबसेक्शन 2, ये जो 12(2) है ये आईजीएसटी का है, अदरवाइज आप टाइम ऑफ सप्लाई में ना पहुंच जाए, ठीक। तो दिस 12(2) वाज ऑफ आईजीएसटी। ये 31(2) जो आपने देखा वो सीजीएसटी का है, जो किसके बारे में बात करता था, इनवॉइसेस कब देना है सर्विस का, और उसमें क्या क्या डिटेल जानकारियां होनी चाहिए। तो उसमें आपने देखा था सेलर का, बायर का डिटेल होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, ऐसी सब जानकारियां देखी थी अलॉन्ग विथ रूल 46। तो रूल 46 इनका पूरा रूल था। उसमें अगर इफ यू कुड रिमेंबर वेरियस पर्टिकुलर्स जो इनवॉइस में दिया जाता था, उसमें से एक होता था एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अगर आप जानते हैं रजिस्टर्ड पर्सन है तब तो उसका पूरा जीएसटी नंबर और डिटेल आ जाता है, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एड्रेस पूरा डिटेल बताना पड़ता था क्या। तो याद करिए 50,000 के ऊपर आपको वो बताने की रिक्वायरमेंट थी कि अगर 50,000 से ऊपर का बिल है तो आपको इनवॉइस में एड्रेस देना पड़ता था। 50,000 के नीचे ऑप्शन रहता था कि आपको मर्जी है तो आप डिटेल दीजिए, अदरवाइज कोई डिटेल ऐसा देने की जरूरत नहीं है, अनलेस कस्टमर बोले कि ये डिटेल छापो तो बात अलग है, अदरवाइज अंडर लॉ आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था। अब जब कंपल्शन नहीं था, लेकिन 3 इंस्टेंसेस ऐसे थे जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ इनवॉइस आपको बिल में एड्रेस देना कंपलसरी होता था। बिल में एड्रेस देना कंपलसरी होता था मतलब जहां पे आपको एड्रेस एक तरीके से स्टेट का नाम कम से कम बताना पड़ता था इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो याद करिए इन केस ऑफ ओएमजी ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन केस ऑफ ओडार, करेक्ट, ओडार का केस, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मैं सर्विस दे रहा हूं जो उसका ई कॉमर्स ऑपरेटर का ऑब्लिगेशन 9(5) में कवर होता है, इन 3 स्टेट्स में, इन 3 स्टेजेस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस आपको बिल में अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट भी है तो कम से कम उसका एड्रेस देना चाहिए। और एड्रेस मतलब अगर आपने उसका स्टेट का नाम भी दिया तो माना जाएगा कि दिस इज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। तो आप कम से कम उसका स्टेट का नाम ही बता दो कि वो किस स्टेट का, करेक्ट। तो उतना भी बता दिए तो उसे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ट्रीट किया जाता था। अब सवाल ये उठा कि मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, अब आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस ऑफ एक तरीके से ओडार। तो आपको मैंने सर्विस दी, अब आप कस्टमर है, आप अब आपका पूरा डिटेल एड्रेस मैंने फॉर एग्जांपल नहीं लिया पर मैंने स्टेट बता दिया छत्तीसगढ़। अब अगर स्टेट बता दिया छत्तीसगढ़ तो अब हाउ टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) तक पहुंचा तो 12(2) बोलता है कि रजिस्टर्ड हो तो रेसिपिएंट की जगह, भैया आप रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर बोला अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो रेसिपिएंट की जगह, नहीं है तो फिर वापस से सप्लायर की जगह। अब इस क्वेश्चन में सवाल है मैंने बस स्टेट का नाम दिया तो क्या उसे एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। तो रूल 46 बोलता था कि आप खाली स्टेट का नाम भी दे दो तो ये सफिशिएंट कंप्लायंस है एंड विल बी ट्रीटेड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, तो उसे डीम्ड एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। तो अब ये क्लैरिफिकेशन इसी चीज को लेके आया क्या कि अगर ये स्टेट का नाम भी बताया गया तो 12(2) के लिए दिस विल बी ट्रीटेड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 12(2) जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा। तो देखो यानी इसमें कौन कौन सी जुड़ी हुई बातें थी, 12(2) आईजीएसटी एक्ट का, 31(2) सीजीएसटी एक्ट का, रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, तो ये सब को कंबाइन करके करेक्ट। अब क्या निकला, कंक्लूजन निकला that in respect of supplies of services which are made to unregistered person, जो भी आपने सर्विस दी है टू unregistered person, irrespective of value, यहाँ पे कोई वैल्यू का टॉपिक ही नहीं है, नॉर्मली 50,000 के ऊपर होता है, लेकिन इन 3 केसेस में कोई वैल्यू नहीं होती, irrespective of the value, supplier is required to mandatorily record name of the state of unregistered person, तो आपको स्टेट का नाम बताना पड़ता है ऑन द टैक्स इनवॉइस इन केसेस इन्वॉल्विंग, कौन कौन से केसेस, पहला ओएमजी, दूसरा टैक्सेबल सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और तीसरा ओडार की सर्विस। तो ये 3 सर्विसेज कवर्ड है। कौन कौन सी 3 सर्विस, ओएमजी, टैक्सेबल सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और ओडार। इन 3 केसेस में मैंडेटरीली आपको नेम ऑफ स्टेट रिकॉर्ड करना पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। तो अब उसी में क्या बोला, रिकॉर्डिंग नेम ऑफ स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन द टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई इज डीम्ड टू बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। तो ये डीम्ड टू बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई।
तो ये हमने देख लिया, ये डीम्ड एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हो गया। तो फिर जब 12(2) में प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो माना जाएगा कि रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, मतलब कुल मिला के रेसिपिएंट की जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। अकॉर्डिंगली इन सच केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस शेल बी कंस्ट्रूड अंडर, देखो अगर वो रेफरेंस याद जा रहा हो आपका, तो 12(2)(b) के अंदर क्लॉज 1, इसका मतलब वही बात कर रहे हैं एड्रेस ऑन रिकॉर्ड की। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इन्हीं में से एक एग्जांपल सवाल में डाल देगा आपके, जो इस पॉइंट पे आएंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच सर्विस आर सब्सक्रिप्शन ऑफ ई न्यूज़पेपर। अगर आपने ई न्यूज़पेपर मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ई वर्जन आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो फिर अब उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड रहेगा, जो स्टेट का नाम, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। ई मैगजीन्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विसेज देते हैं, डिजिटल सर्विसेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन एटसेट्रा, तो मतलब ऐसी सारी चीजें। तो ये सब में मतलब ये 3 बिजनेस आ गए। तो 3 बिजनेस, इनके लिए ये पॉइंट है कि ये लोग बिल में जो स्टेट का नाम देंगे वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, और एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी के हिसाब से जाएगा। तो जब ये अपना रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 या /1A, ये इसी बेसिस पे फाइल करेंगे। ठीक, तो ये वाला एक ही था जो हमने डील कर लिया प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड चेंज। ठीक, अब एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशन में चेंजेस अलग अलग पैटर्न पे आते रहते हैं। कुछ एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस हटते हैं, कुछ एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशंस बदलते हैं, अमेंड होते हैं, और कुछ नए एग्जाम्पशंस आते हैं। करेक्ट, ये 3 तरीके के चेंजेस आपको एग्जाम्पशन चैप्टर में मिलते हैं। आपके एग्जाम तक के लिए 3 में क्या क्या चेंजेस हुआ? कुछ अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जाम्पशन, तो जो एग्जाम्पशंस ऑलरेडी थे उनमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, तो वो अमेंडमेंट्स आपको ये 2 एंट्री नंबर है जो आपको मिलेंगे अपनी बुक में। करेक्ट, तो उसमें वर्डिंग्स बस देखना क्या चेंज किया हुआ है। तो एक है एंट्री नंबर 25A, सिंपल सिंपल सा है। ये इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड एग्जाम्पशन है। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं वैसे ही सप्लाई नहीं होता, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एटसेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये सबको एग्जाम्पशन दी हुई है। चेंज बस क्या किया 16 जनवरी से, 16 जनवरी हैड बीन एन इफेक्टिव डेट, बहुत सारे चेंजेस उस दिन हुए थे। करेक्ट, रिवर्स चार्ज भी अभी आपने देखा उसी दिन हुआ था, तो ये भी उसी दिन अमेंडमेंट था। तो चेंज क्या है? पहले लिखा था जिनका काम क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा हो जाता था। अब आप जानते हैं लॉ में एक वर्ड का सिग्निफिकेंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया तो मतलब जिसका ये दोनों का काम होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रही है और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, तो ही एग्जाम्पशन के लिए आप एलिजिबल हो पाते थे। करेक्ट, तो दोनों में से कोई एक काम कर रहा हूं, मान लो मैं ट्रांसमिट कोई कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कोई और कर रहा है, अगर ये दो अलग अलग लोग हो तो फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलता था। तो चेंज क्या आया, यही एंड की जगह वर्ड जुड़ गया और, सो दिस इज अ सिंपल सा चेंज एग्जाम्पशन में। और उसके बाद एंट्री नंबर 69 में आप देखते थे ये कुछ सर्विसेज थी, याद करो, जिसको मैंने आपको बताया था आन मिलो सजना सर्विस, स्किल डेवलपमेंटल सर्विस। करेक्ट, तो किसी के पास स्किल है जो ये बता सकता था कि मैं 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर सकता हूँ, और कोई व्यक्ति है, पूरे गांव वाले हैं जो ये काम सीखना चाहते हैं, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में फिर गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये दोनों का आन मिलो सजना कराती है कि ये सर्विस देगा, इसको सर्विस देगा, फिर हमको इसको सर्विस देंगे। तो कैंप होगा, आप जिसको भी ये सर्विस लेना है वो हमारे पास रजिस्टर कराए, जिसको भी सिखाना है वो भी हमारे पास रजिस्टर कराए। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी। तो एनएसडीसी या उससे एफिलेटेड होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सब जो भी काम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट, या आपने देखा था स्किल डेवलपमेंट में। करेक्ट, तो स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एग्जाम्पशन था। तो ये सारे पॉइंट वही है। अब उसमें एक नया बस ऐड हुआ क्या, एक ट्रेनिंग पार्टनर। तो मतलब अगर किसी को ट्रेनिंग पार्टनर भी अपॉइंट किया गया है जो कि अप्रूव्ड है बाय एनएचडीसी, उसको मतलब वो जो सर्विस दे रहा है उसको भी एग्जाम्पशन दी गई है। तो कुल मिला के एनएचडीसी के पास जो अप्रूव करेगा कि भैया मैं ट्रेनिंग पार्टनर हूँ, मैं आपके बिहाफ में ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो वो जो सर्विस दे रहा है उसको भी एग्जाम्पशन में जोड़ दिया गया है। करेक्ट, तो स्किल डेवलपमेंट वाली सर्विस में ही एक एडिशन आ गया। एक नया एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस किया गया री इंश्योरेंस के तौर पे। ठीक, अ, एक आपका नॉन सप्लाई शेड्यूल 3 आइटम्स है। तो शेड्यूल 3 में पहले होते थे 8 पॉइंट जिसमें आपको पढ़ाए जाते थे 6 पॉइंट। करेक्ट, इंटर लेवल पे शेड्यूल 3 कुछ याद आ रहा है?
नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। वो 8 पॉइंट को बढ़ा के किया जा चुका है 10 पॉइंट। करेक्ट। तो 10 पॉइंट जब तक आप फाइनल में जाते हैं तब वो 10 पॉइंट वहां देखते हैं, तो वो तो आई। वैसे ही एक एग्जाम्पशन यहाँ पे भी जोड़ा गया 36B। ये किससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पशन है? इंश्योरेंस। तो जब आप इंश्योरेंस पढ़ते हैं तो उसमें सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, ये एक फंड बनाया जाता है जिसमें वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज या जो कंसर्न लोग होते हैं, जो भी वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, करेक्ट, तो वो जो प्रीमियम आता है उस प्रीमियम से इन लोग वापस इंश्योरेंस कराते हैं। मतलब इट्स लाइक इंश्योरेंस वाले दोबारा इंश्योरेंस कराते हैं, री इंश्योरेंस। तो ये जो सर्विस दी जा रही है किसके द्वारा? इस फंड के द्वारा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, which is constituted obviously under the Motor Vehicle Act against contribution made by insurers out of the premium collected by third party insurance। तो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराती है गाड़ी का। जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएगी तो एक तो सर्विस है जो वो दे रहे हैं कस्टमर को, वो ट्रांजैक्शन तो हो चुका। अब इन्होंने इतनी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा दिया कि भैया सड़कों में अगर एक्सीडेंट होता है तो इनको इतने सारे क्लेम देने पड़ते हैं, तो इन्होंने इसका भी री इंश्योरेंस करा। तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करा रही। तो वो इंश्योरेंस जो है वो, उसके लिए एक फंड बनाया गया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। जो कैसे होता है, यही प्रीमियम जो इकट्ठा होता है उनका कुछ कुछ हिस्सा सब इंश्योरेंस कंपनी इस फंड में डालती है, ताकि अगर एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हुआ तो फिर उस फंड से पैसा इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस करा रही, तो उसके लिए प्रीमियम चार्ज हो रहा है। अब वो जो प्रीमियम चार्ज हो रहा है, कौन चार्ज कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ये सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस रिसीवर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो अब वो सर्विस रिसीवर है, तो इसके लिए जो प्रीमियम चार्ज होगा इसी को एग्जेम्पशन दिया गया है। तो री इंश्योरेंस एक तरीके से इसका एग्जेम्प्ट होता है। और फिर वो इंश्योरर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो बता रहा है। उसके अलावा फिर एक क्लैरिफिकेशन आया, ये देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सब चीज दिल्ली के हिसाब से ही सर्कुलर आते हैं। तो अभी आपने इससे पहले देखा था डीडीए, दैट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको माना था कि लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो वो जो सर्विस देगी वो रिवर्स चार्ज का केस नहीं है, वो नॉर्मल केस है फॉरवर्ड चार्ज का। वैसे ही एमसीडी, अब एमसीडी ये तो म्युनिसिपैलिटी हो गई, और म्युनिसिपैलिटी की ज्यादातर सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्ट होती है। वो नाइदर सप्लाई एग्जेम्प्ट, मतलब वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स होती है ना सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। ठीक। अब वो जो सर्विस दे रही है वो तो, और जो बचा कुचा होता है वो सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट में एग्जेम्पशन में खत्म हो जाता है। अब इन लोगों से सवाल क्या हुआ कि वेरियस इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मतलब अब जो वहां का नगर निगम है दिल्ली का, वो सर्विस ले रहा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस। कैसी सर्विस लेता होगा वो? ऐसी हाउसकीपिंग की, मेंटेनेंस की। अब ये सब जो सर्विस ले रहा है उसके लिए एमसीडी पेमेंट करता होगा, करेक्ट। अब एमसीडी का बोलना है हम नगर निगम है, हम जिसको सर्विस दे, हमको जो सर्विस दे सब माफ होता है, करेक्ट। तो अब सवाल ये उठा कि क्या ये जो सर्विस दिया जा रहा है, जो लोग इनको सर्विस दे रहे हैं, क्या वो नगर निगम है? वो तो नॉर्मल व्यक्ति होंगे ना, कोई आके मेंटेनेंस की सर्विस दे रहा होगा, कोई हाउसकीपिंग की सर्विस दे रहा होगा, जिसके बदले में निगम उनको पैसे दे रहा होगा, करेक्ट। तो अब एमसीडी इज रिसीविंग द सर्विसेज लाइक हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर फ्रॉम द फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ऐसी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे ये काम दिया जाता है कि हर महीने आपको ये सब चीजें देखनी है। कहीं भी ऐसा हमारा फर्नीचर वर्नीचर खराब हुआ, उसका मेंटेनेंस की जवाबदारी आपकी, आपको आके ठीक करना है, करेक्ट। कहीं भी ऐसा सिविल मेंटेनेंस, दीवार दीवार कहीं टूटी फूटी दिखी, कॉन्ट्रेक्टर को बोला चुपचाप आके ठीक कर देना, सिविल मेंटेनेंस, करेक्ट। वैसे ही हाउस कीपिंग, साफ सफाई। अब ये जो सर्विस दे रहे हैं, तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस लेते हैं तो ये पैसा देते होंगे उसको फॉर अपकीप ऑफ देयर ऑफिस, अपने ऑफिस मेंटेनेंस के लिए। इशू जो अरोज था कि क्या वो एग्जेम्प्ट है इन टर्म्स ऑफ एंट्री नंबर 3A, वही नोटिफिकेशन 12/17। सवाल ये था कि क्या इनकी सर्विस जो ये रिसीव ले रहे, क्या वो एग्जेम्प्ट है? उसका भी क्लैरिफिकेशन क्या दिया? क्लैरिफिकेशन अब बस सीधा आप कंक्लूजन पे ही देख लो कि जवाब क्या दिया कि एग्जेम्पशन हम एमसीडी को जो सर्विस देते हैं वो होता है, ये तो सर्विस ले रहे हैं, तो सर्विस ले रहे हैं तो दे आर नॉट कवर्ड। Thus it has been clarified कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली हेडक्वार्टर्स। क्लियर हो गया? तो ये आपके अमेंडमेंट से विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन में एक ही नया ऐड हुआ री इंश्योरेंस का, एक क्लैरिफिकेशन आया,
और 2 चेंजेस आए। उसके बाद आईटीसी। आईटीसी चैप्टर में अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर 16(2)(b। 16(2)(b) किस चीज से रिलेटेड करता था? यू मस्ट हैव रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो कंडीशन थी 16(2) की, इनिशियल लेवल पे 4 कंडीशन, बाद में 2 ऐड हुई तो ओवरऑल हो गई 6 कंडीशंस। कुड यू रिमेंबर 6 कंडीशन? तो 16 सबसेक्शन 2 में आप देखते थे ए, फिर आप देखते थे डबल ए, फिर आप देखते थे बी, फिर आप देखते थे बी, फिर आप देखते थे सी, फिर आप देखते थे डी। तो ये सारे कंडीशंस थे फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस। फिर उसके अंदर 16(2)(b) के अंदर एक एक्सप्लेनेशन होता था बिल टू शिप टू मॉडल का। फिर इसमें 3 प्रोविजो होते थे, फर्स्ट प्रोविजो, सेकेंड और थर्ड। ऐसे करके ये पूरा आपका बैकग्राउंड होता था। कुछ आईटीसी याद आ रहा है आपको? यस। तो इसका मतलब अब ये किससे रिलेटेड सवाल है, क्लैरिफिकेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू 16(2)(b। तो 16(2)(b) बात करता था यू मस्ट हैव एक्चुअली रिसीव द गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी। तो ये इंस्टेंस आया किसके लिए? तो जो ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है, तो ऑटोमोबाइल कंपनियां इधर डीलर होता है, करेक्ट, इधर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होता है। तो जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो जो भी इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इक्विपमेंट होता है उसका जो भी काम करना है वो करेगा, और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो गाड़ी को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक, तो तब वो गाड़ी जो है वो डीलर तक पहुंचती है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इशू क्या था? इशू था whether ITC can be availed by the dealer only after the vehicles are physically received by the automobile dealers। जब ऑटोमोबाइल डीलर को एक्चुअली में गाड़ी मिले, क्या तभी वो आईटीसी क्लेम करे एट हिज बिजनेस प्रीमाइसेस, और इट कैन बी अवेल्ड ऑन द डेट द व्हीकल्स आर बिल्ड टू हिम एंड हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एट हिज फैक्ट्री गेट। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये बिल करके इसको भेज देता है, और बिल करके भेज देता है और इधर ट्रांसपोर्टर को दे देता है। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही, कहां बोल रहा है, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही जब ट्रांसपोर्टर को दिया बिल बन चुका है, गाड़ी निकल चुकी है, तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया जाए कि हैज रिसीव द गुड्स और वो आईटीसी क्लेम कर ले, या ये गाड़ी को यहां पहुंचना पड़ेगा तब जाके आईटीसी मिलेगा, एक्चुअली रिसीव द गुड्स, करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंसेस में, इन सच सिनेरियो, अब ये रिलेट कर रहा है कि ओनरशिप के बारे में। इन सच सिनेरियो प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप in the said goods can be considered to have been passed on to the dealer by the manufacturer upon handing over of the said goods to transporter at his factory gate। तो जैसे ही आपने ट्रांसपोर्टर को दिया, याद करिए फाउंडेशन लेवल पे भी आप देखते थे ओनरशिप तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो गई इफ इट इज एन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, करेक्ट, मीनिंग thereby goods can be considered to have been delivered to the registered person। तो ये मान लिया जाता है कि गुड्स आपको डिलीवर हो चुके हैं। ये कैसी डिलीवरी होती थी? इफ यू कुड बढ़िया से तरीके से कोरिलेट कर सके तो इट इज ट्रीटेड एज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि भैया मान लिया जाएगा कि ये डिलीवरी हो चुकी है, भले एक्चुअली आपको नहीं मिली है लेकिन मान लिया जाएगा आप जो रास्ते में चीज आ रही है वो आपकी है, करेक्ट, दो थ्रू द ट्रांसपोर्टर बाय द सप्लायर एट हिज फैक्ट्री गेट। और इसीलिए supply of said goods can be considered to have been fructified at the factory gate only। तो supply उसी point of time पे हो गया जब वो factory gate से गाड़ी निकली, ट्रक का पहिया घुमा, even though the goods may be physically received by the registered person after the transit period। तो जब भले ही actual receipt बाद में हुआ लेकिन constructive delivery तो हो चुका। तो इसका मतलब क्या मतलब निकला, conclusion क्या निकला? तो conclusion निकला it is clarified that as per explanation to clause B of 16(2), 16(2)(b) explanation, करेक्ट, बिल उसको हुआ है, अभी शिपिंग ट्रांसपोर्टर को क्या, वो ट्रांसपोर्टर चीज को लेके आ रहा है, करेक्ट, भले ही वो लेके आएगा थोड़ा समय लगेगा। रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी कंसीडर्ड टू हैव रिसीव्ड द सेड गुड्स at time of such handing over of the goods by supplier to the transporter at his factory gate for their onward transmission to the said registered person। मतलब मान लिया जाएगा कि आपको गुड्स रिसीव हो चुके हैं, और रिसीव हो चुके तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? द आंसर इज यस, आईटीसी मिल जाएगा। तो ये आईटीसी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा बेसिक आईटीसी से रिलेटेड एक मेन एग्जाम्पशन जो था वो अपन ने देखा। अब उसके बाद अगला एरिया टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पशन है, ये छोटे छोटे से जो एग्जाम्पशन की जब अपन बात कर रहे हैं, तो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, इसमें क्या आ रहा है?
अब एक नया रूल इंसर्ट किया गया, रूल 47A। याद करिए, इनवॉइसिंग में डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको इशू करने पड़ते थे, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स तो सप्लायर देता था, पर दो केस में डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते थे, यानी रेसिपिएंट को, वो था अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में मैं जिससे इनवॉइस खरीद रहा था, सर्विस ले रहा था, गुड ले रहा था, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर याद करिए सेल्फ इनवॉइस देना पड़ता था। और जो भी मैंने पेमेंट किया था उसका पेमेंट वाउचर, ये दो डॉक्यूमेंट रिवर्स चार्ज में आपको इशू करने पड़ते थे। पेमेंट वाउचर तो कंपलसरी हर केस में देना है, चाहे प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, लेकिन सेल्फ इनवॉइस जब वो अनरजिस्टर्ड हो। अब सवाल है, मेरे को नॉर्मल इनवॉइस कब देना, उसका तो टाइमलाइन था। 31 सबसेक्शन 2 सर्विस के केस में 30 दिन, कुछ लोगों के लिए 45 डेज, वो तो टाइमलाइन था। रिवर्स चार्ज में अगर मेरे को इनवॉइस देना है तो ऐसा उसका कोई टाइमलाइन ही नहीं था कि रिवर्स चार्ज में इनवॉइस कब देना है, सेल्फ इनवॉइस कब देना है, उसका क्या टाइमलाइन था, वो तो कहीं टाइम पढ़ा ही नहीं हमने। करेक्ट। तो उसको भी एक रेस्ट्रिक्शन डाली गई कि अब ऐसा नहीं कि आपकी जब मर्जी आए आप इनवॉइस इशू करोगे। तो वो न्यू रूल में क्या बोला, रूल 47A, सीधा रूल पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है, वेयर एन इनवॉइस रिफर्ड टू इन रूल 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। इफ यू कुड रिमेंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ, सिंपल लैंग्वेज में ये है सेल्फ इनवॉइस अंडर आरसीएम। करेक्ट। तो सेल्फ इनवॉइस अंडर आरसीएम, तो आरसीएम में कंडीशन क्या थी कि पहले खुद ही इनवॉइस रेज करो, पेमेंट करो टैक्स का, फिर खुद ही उसका आईटीसी लो। तो उसके लिए आईटीसी क्लेम करने के लिए यू मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ इनवॉइस। तो जब सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड होता है और सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और ये आरसीएम का केस है, तो उस केस में इसको सेल्फ इनवॉइस देना पड़ता था अंडर सेक्शन 31(3)(f)। जी में वो पेमेंट वाउचर देता था, एफ में सेल्फ इनवॉइस देता था। तो ये जो सेल्फ इनवॉइस है उसको लेके बात है, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी लाइबिलिटी वही चाहे 93 या 94 की हो, ही शैल इशू द सेड इनवॉइस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन का समय। आप कुल मिला के जब मैंने वो सर्विस ली, गुड्स लिया, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवॉइस to be issued within a period of 30 days from date of receipt of the said supply of goods or services as the case may be। करेक्ट। सामने वाले अनरजिस्टर्ड से भी अगर इनवॉइस मिला फिर भी आपको सेल्फ इनवॉइस देना है, तो 30 दिन इनवॉइस की तारीख से। इनवॉइस नहीं है तो पैसा जिस दिन दिया, 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन सप्लाई हुआ, डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कुल मिला के अब ऐसा नहीं कि मैं 4 साल बाद भी इनवॉइस इशू करके खुद ही रिवर्स चार्ज में उसका आईटीसी क्लेम कर लूं, तो वो नहीं कर सकते। आप 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसलिए इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, कब से, फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज एज द केस में भी। तो 30 दिन के अंदर अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग का प्रोविजन है टैक्स इनवॉइस वाले टॉपिक में। तो ये टैक्स इनवॉइस का हो गया। ईवे बिल, ईवे बिल में छोटा सा चेंज क्या है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। याद करिए आजकल हर चीज में एनरोलमेंट आईडी आ रही है। पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो तो रजिस्ट्रेशन ले लो, रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी अगर आपको कुछ काम करना है, जैसे ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर दो नॉट लायबल टू रजिस्टर, अगर वो रिवर्स चार्ज रहता है, ही डज नॉट ऑफर फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर करा के क्या करेगा। लेकिन वो रजिस्टर नहीं कराएगा तो भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए उसको एक अलग से आईडी लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टर आईडी, एनरोलमेंट आईडी। याद करिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं गुड्स भेज रहा हूँ और मैं अगर वादा करता हूँ कि एक स्टेट से ज्यादा मैं नहीं भेजूंगा, अपना जिस स्टेट में उसी में भेजूंगा और मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तो मेरे को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से रिलैक्सेशन था। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से रिलैक्सेशन था तो वहां पे मुझे एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी, वो थी एनरोलमेंट आईडी लेना पड़ता था और कई सारे शर्तें लिख के देना पड़ता था। उसी बेसिस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पोर्टल पे मेरे को रजिस्टर करने देता था, वरना अमेजॉन ने मुझे रजिस्टर होने नहीं देना था अपने पोर्टल में। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे तो वहां मैं एनरोलमेंट आईडी लेता था, एक व्यक्ति एक ही एनरोलमेंट आईडी ले सकता था। जिस दिन रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन एनरोलमेंट आईडी सीज टू हैव इफेक्ट, जिस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है, ये सब हमने देखा था। तो वही चीज अब और आगे बढ़ा रहा है, मतलब एनरोलमेंट आईडी और किन लोगों को लेना पड़ता है। जैसे याद करिए, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है, इंटर स्टेट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का केस है सेक्शन 24। लेकिन उनमें अगर इंटर स्टेट में अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है तो फिर 23 के अंदर एग्जेम्पशन है कि आप थ्रेशोल्ड का बेनिफिट ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है।
और अगर गुड्स में हैंडीक्राफ्ट गुड्स का काम है तो भी आप थ्रेशोल्ड का बेनिफिट ले सकते हैं, वहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है इवन इंटरस्टेट सप्लाई में। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन वहां पे एक रिक्वायरमेंट थी और वो थी कंपलसरी जनरेशन ऑफ ईवे बिल, कि आपको ईवे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा तभी रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब वो ईवे बिल रजिस्टर जनरेट कैसे करे भाई? आपने बोल दिया ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो होना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी बोला आप टू बी एनरोलमेंट आईडी ले, करेक्ट। उसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ईवे बिल, मतलब कुल मिला के कोई भी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर ईवे बिल जनरेट करने का ऑब्लिगेशन आता है उस पर, तो याद करो प्रिंसिपल जॉब वर्कर, प्रिंसिपल जॉब वर्कर, दो इंस्टेंसेस में अपन ने देखा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट 50,000 का लिमिट नहीं लगेगा, करेक्ट, वहां पे आपको ईवे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है, करेक्ट। तो अगर ईवे बिल जनरेट करना आपका रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही आपका आईडी है, उसके बेसिस पे आप ईवे बिल जनरेट कर सकते। लेकिन कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अगर जनरेट करना चाहता है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये दो लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो ये बस इतना सही एडिशन था। पेमेंट अंडर टैक्स, रेफरेंस ऑफ सेक्शन 74A एडेड इन रूल 88B, ये 74A हर जगह आ गया। 2023-24 तक दो सेक्शन काम के हैं, 73 और 74। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 वो दोनों सेक्शन हट जाते हैं और उसकी जगह एक सेक्शन आ जाता है, वो है 74A, करेक्ट। पर इत्तेफाक की बात है कि ये सारे सेक्शन आपके फाइनल लेवल पे, करेक्ट, तो ये पूरा आप डील करोगे फाइनल में, लेकिन रूल 88 भी यहाँ है। तो याद करिए 88A, 88B, 88C, 88D, ये सब जो रूल्स है, इंटीमेशन दिया जाता था जब भी डिफरेंस आएगा 13B में 2B 3B में, तो आपको एक प्रेम पत्र दिया जाएगा, 7 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना पड़ता है। तो वो नहीं दोगे जवाब तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे 73 में या 74। तो जहां जहां 73 74 वर्ड इस्तेमाल हुआ था वहां वहां 74A वर्ड भी जुड़ जाएगा, बस ये उतना सही है, इसमें और उससे ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ नहीं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हाँ ये इंपॉर्टेंट चेंज एक है जिसपे सवाल बन सकता है, जो क्लास में भी एज सच कवर नहीं किया था अपन ने, करेक्ट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 7 याद करो किसका था, टीडीएस टीसीएस, ये तो कवर किया था ना, किसी को ये तो नहीं लग रहा, ये कवर किया है, करेक्ट। तो जीएसटीआर 7 मतलब टीडीएस की डेट। तो टीडीएस का क्या प्रोसेस होता था, जिस महीने का है अगले महीने की 10 तारीख को पेमेंट करना है, पेमेंट करना है और आपको 10 तारीख को क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। तो वो डिडक्ट मैं तभी करूंगा जब जरूरत है। मान लो मैंने कुछ ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किया था 2.5 लाख के ऊपर का, तो मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा, और डिडक्ट करूंगा टीडीएस और उसका मैं पेमेंट करूंगा अगले महीने की 10 तारीख को और उसका रिटर्न फाइल करूंगा। वो सिंपल सा प्रोसेस था, टीडीएस का पूरा प्रोसेस हमने देखा था, करेक्ट। तो वो जैसे जीएसटीआर 1 है रिटर्न, जीएसटीआर 3 भी है, किसी महीने सेल हुआ हो नहीं हुआ हो, बोलो 3B फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब नील 3B भी फाइल होगा ना, नील 1 भी फाइल होगा, पर टीडीएस वगैरह मान लो किसी महीने मैंने कोई पेमेंट ही नहीं किया कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तो एम आई सपोज टू फाइल इट बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट वन, ये तो नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है। जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट करता हूं उसी का टीडीएस में अगले महीने की 10 तारीख को पे करूंगा और रिटर्न फाइल करूंगा। इनकम टैक्स में भी वही है कि मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा तभी रिटर्न फाइल करता हूं, अदरवाइज नहीं है तो भी क्या जबरदस्ती रिटर्न फाइल करता रहूंगा, वहां तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। अब चेंज क्या किया गया, चेंज यही लाया गया कि इसमें भी हर महीने फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब जिनको टीडीएस डिडक्ट करने का ऑब्लिगेशन था उस मंथ आपने टीडीएस डिडक्ट किया या नहीं किया, आपको रिटर्न जो है वो अब हर महीने फाइल करने पड़ेंगे अगले महीने की 10 तारीख तक, करेक्ट। तो ड्यू डेट जो है और सेम मतलब चेंज क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 51 शैल furnish a return in GSTR 7 on or before 10th day of the month succeeding the calendar month electronically through the common portal either directly or through the facilitation center, करेक्ट। तो क्या बोल रहा है अमेंडमेंट में, क्या डाला, every registered person required to deduct tax at source shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form manner within such time as may be prescribed, provided that said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month। ये ज्यादा काम का है,
बाकी तो पहले भी था। क्या बोल रहा है? सेड रजिस्टर्ड पर्सन शेल फर्निश रिटर्न फॉर एवरी कैलेंडर मंथ वेदर और नॉट एनी डिडक्शंस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द सेड मंथ। मतलब कुल मिला के इतना पढ़ने से क्या समझ में आया कि अब GSTR 7 हर महीने का फाइल होगा, डिडक्ट किया तो भी, नहीं किया तो भी, अगले महीने की 10 तारीख। डेट वेट कुछ नहीं बदली, वो बाकी सब सेम है, पर अब नील भी फाइल करना पड़ेगा। दैट इज द चेंज। फिर वैसे ही रूल 88D जहां 2B 3B का फर्क होता है वहां पे भी 74A वर्ड ऐड हो गया, तो ये भी आपने रेफरेंस के तौर पे देख लिया। करेक्ट। तो याद है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो ये पूरा एक जगह इकट्ठा होके सारा अमेंडमेंट जो था वो हमने देखा। और एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, रेलिवेंस होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कई बार अब आपके जीएसटी में जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें 2 पॉइंट आपको इसी अमेंडमेंट से मिल जाएगा, इसी अमेंडमेंट से जुड़ा प्लेस ऑफ सप्लाई का 1 पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डाल देगा। करेक्ट। तो जो क्वेश्चंस आएंगे आईटीसी में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, उसका सवाल बन के आ जाएगा, बताइए आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना भी आरसीएम का सेल्फ इनवॉइस पे एक एमसीक्यू केस सिनेरियो बना के दे देगा कि बताओ इसका इनवॉइस वो कब तक इशू कर सकता है। तो अगर ऐसे कुछ भी टॉपिक आएंगे, इसमें से 95% अमेंडमेंट हमने अपनी रेगुलर क्लास में देखा था, बचा हुआ 5% भी अभी पूरा कवर अप कर लिया। तो ये जो कवर किया है अब ये पूरा वन शॉट है, एंड ऑब्वियसली अब ये चीज इज अवेलेबल, विल बी अवेलेबल टू यू इन द यूट्यूब ऑल्सो इन फ्यूचर। तो ऐसे इंस्टेंसेस में एग्जाम में जाने से पहले आप ये शीट को एक बार दोबारा पढ़ के जाएंगे। करेक्ट। अमेंडमेंट सब किए हुए, लेकिन जब इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है ये आपको पता नहीं रहता। तो इसलिए अलग से मैंने आपको ये शीट प्रोवाइड कराई है विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स, जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा खासा मदद करेगा। करेक्ट। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आज के अमेंडमेंट की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ आई और चीजें आपको रिकॉल हुई, क्या चेंज हुआ ये भी आपको समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि ये सारे चेंजेस हम पहले पढ़ चुके थे। करेक्ट। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।